नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। टीएमसी में बड़ी टूट के बाद जो प्लान बना था, ऐन मौके पर क्यों बदलना पड़ा? एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया इतना सुर्खियों में क्यों है? कौन सी ये पार्टी है? कब रजिस्टर्ड हुई थी? कौन इसका नेता है? और कैसे ये पांचवी बड़ी पार्टी लोकसभा में बन गई? ऐसे बहुत सारे इससे रिलेटेड मुद्दे हैं जो सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन रातों रात ये सब हुआ। ममता हारते हारते भी वो दांव खेल गई जिसके सामने बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को रुकना पड़ा और अपना प्लान बदलना पड़ा। सबसे पहले बात एनसीपीआई की। एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में पार्टियों की अलग अलग कैटेगरी है। ये सबसे निचले स्तर की कैटेगरी है। 2023 में ये रजिस्टर्ड होती है और त्रिपुरा का चुनाव लड़ती है। 2 सीटों पर वोट मिलते हैं 100, 200, 300। यही इस पार्टी का अभी तक का इतिहास है। और पश्चिम बंगाल से इसका कनेक्शन ये है कि हावड़ा में जो है ये जो एड्रेस दिया गया है वो रजिस्टर्ड एड्रेस वो हावड़ा का है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं स्वेली कुंडू और जो इनके पति हैं वो उतिया कुंडू है और महासचिव जो है वो सैकत दास है। शांतनु डे त्रिपुरा में पार्टी को चलाते हैं। इनका टारगेट जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने का था, लेकिन फंड की कमी और अन्य कुछ इश्यूज की वजह से शांतनु डे बताते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि एनसीपीआई में टीएमसी के बागी 20 सांसदों को क्यों अपने को विलय करना पड़ा? आखिरकार ममता कौन सी खिचड़ी पका रही थी? तो आपको बता दें कि चाहे टीएमसी के विधायकों के टूट का मामला हो, 58 हो, 60 हो, या सांसदों के टूट का मामला हो, जैसे ही ये टूटते और टूटने के बाद अपने को अलग गुट बना लेते, वहीं से कानूनी विवाद शुरू हो जाता। और इसके लिए सबसे बेहतर जो एग्जाम्पल है वो शिवसेना का है। जब एकनाथ शिंदे ग्रुप लेकर के अलग हुए, जब एनसीपी के अजित पवार जो अब इस दुनिया में नहीं है अपने चाचा से अलग होकर के ग्रुप बनाया, और तब वो मामला पूरा का पूरा पहले चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। यानी कि लंबा लिटिगेशन है, लंबा उसमें विवाद है। दरअसल जो इससे रिलेटेड दल बदल कानून है, उस कानून में जो प्रोविजन है, यदि उसको हूबहू देखेंगे तो पाएंगे कि व्यवस्था यह है कि यदि 2/3 सांसद या विधायक टूटते हैं और टूट करके वो अलग ग्रुप बना करके अपने को किसी पार्टी में मर्ज कर लेते हैं, तब ये दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन यदि वो किसी पार्टी में विलय नहीं करते हैं, सिर्फ अपना ग्रुप बना के रहते हैं, तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी कि सही अर्थों में उस कानून की नियत को देखेंगे तो पाएंगे कि इसको वो अलाउ नहीं करता है। कि है क्या कि यहाँ 2+2 का फॉर्मूला नहीं चलता है, ये राजनीति है और वकीलों का इसमें दांव पेच है। उसी दांव पेच में महाराष्ट्र के दोनों राजनीतिक दल लंबे समय तक कानूनी लड़ते रहे और जीतते रहे, और नतीजा ये हुआ कि जो शिवसेना असली थी, जो उसका चुनाव चिन्ह था, वो सब एकनाथ शिंदे के पास चला गया और ठीक इसी तरीके से अजित पवार के पास चला गया था। इस मामले में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन उसमें कई चीजें देखनी होती है। सांसदों विधायकों के अलावा संगठन पर किसका आधिपत्य है, किसका पलड़ा भारी है, पदाधिकारी किसके फेवर में है, और फिर वो लंबी लड़ाई। अभी बीजेपी का जो टारगेट है वो टारगेट है किसी तरीके से महिला आरक्षण संशोधन बिल समेत 3 बिलों को पारित कराना और 2029 के चुनाव में 850 लोकसभा सीटों के साथ चुनाव मैदान में उतरना। उत्तर भारत में जब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके बलबूते 2029 के चुनाव में विजय पताका फहराना है। तो जो 2/3 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में जुटाने का टारगेट है बीजेपी, और इसके पीछे जो उसके चाणक्य हैं अमित शाह और फ्रंट पे काम कर रहे हैं उनके खासम खास भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन लोगों ने भूपेंद्र यादव वकील भी हैं और भी बीजेपी के पास वकीलों की फौज है। राय मशविरा करने के बाद 2 दिन पहले प्लान बदल जाता है कि अब लोकसभा स्पीकर के पास जब जाएंगे चिट्ठी सौंपने के लिए कि हमारी अलग बैठने की व्यवस्था की जाए, ऐसे ऐसे हमने अलग ग्रुप बना लिया है, तो बजाय कानूनी पचड़े में पड़ने के क्यों ना किसी पार्टी में विलय कर लिया जाए, झंझट खत्म। क्योंकि त्रिपुरा में ये पार्टी है ही, पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पते पर रजिस्टर्ड है ही, एक कनेक्शन भी जुड़ रहा है
और जो है यहाँ पे बात भी बन जाएगी, ये इन सारे कानूनी लफड़ों से निपट जाएंगे। तो बताते ये है कि ममता बनर्जी को इससे दोहरा फायदा हुआ। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो संगठन पे कब्जे की लड़ाई चलती और सांसद विधायक इधर जा चुके हैं, तो उनके पास क्या बचता? सिर्फ संगठन पे जो पदाधिकारी हैं जो उन्होंने बदल डाले हैं वही तो बचते। तो उनके लिए भी ठीक नहीं था और इनके लिए भी ठीक नहीं था, कानूनी पचड़े में मामला चला जाता। लेकिन फायदे की दृष्टि से देखेंगे तो 2/3 सांसदों विधायकों के टूटने के बाद ममता यहां ज्यादा फायदे में रही कि उन्होंने पहले ही पदाधिकारी से बदल डाले, उनके प्रभाव वाले पदाधिकारी हो गए, लिहाजा उनकी पार्टी टीएमसी और उसका चुनाव चिन्ह एकदम सुरक्षित हो गया। अब ये लफड़े में नहीं फंसेगा, अदरवाइज पता चलता है कि इनके पास वो आ जाता। ममता दीदी की तैयारी क्या थी? तो बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के नेता हैं, दिग्गज वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उधर जो है अब कपिल सिब्बल है, उनसे ऑलरेडी वो संपर्क में थी कि जैसे ही ये लोग अलग गुट बना करके और संसद में बैठेंगे वैसे ही इसको हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि पहले ये मामला जाएगा चुनाव आयोग में और उसके बाद जाएगा कोर्ट में। तो ये दो दिग्गज इस मामले को संभालने के लिए पर्याप्त है। बीजेपी को इस बात की भनक लग गई थी, उसने सोचा कि कई साल तक चलने वाले कानूनी विवाद से बचने का यही एक सबसे आसान तरीका है, कोई ऐसी पार्टी ढूंढो जिसका कि कोई खास अस्तित्व ना हो और ये जाते ही वहां पर सांसद जो है वो प्रभावी हो जाए। तो जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं, मात्र 100-200 वोट पाने वाली पार्टी जिसको कोई जानता नहीं, 2049 कुल राजनीतिक दलों की संख्या है चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, और वो पार्टी आ गई सुर्खियों में। उसके अध्यक्ष और महासचिव की तस्वीर ढूंढी जाने लगी, बड़ी मुश्किल से गूगल पे जाकर के तस्वीर मिल रही है और वो 5वीं बड़ी पार्टी बन गई। अब यदि एनडीए का सिर्फ आप देखेंगे तो एनडीए में जो सहयोगी दल है बीजेपी के बाद, बीजेपी के पास 240 सांसदों की संख्या है लोकसभा में, और दूसरी जो बड़ी पार्टी है टीडीपी, उसके पास जो है 16 है, जेडीयू उसके पास जो है 12 है, और इन सबसे ऊपर एनडीए में आ गई 20 सांसदों की पार्टी, ये नई पार्टी एनसीपी आई। और यदि पक्ष विपक्ष दोनों को मिला करके देखेंगे तो पता चला कि 5वीं बड़ी पार्टी हो गई। इस तरीके से रातों रात ये पार्टी आई सुर्खियों में। लेकिन जहां चुनावी हार के बाद ममता को एक के बाद एक असफलता मिल रही थी, उनके जो खासम खास रहे हैं वो साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे थे और ममता दीदी टुकुर टुकुर देखने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही थी, वो ऐन मौके पर जो उन्होंने दांव चला वो काफी हद तक कामयाब रहा। पार्टी भी बची, चुनाव चिन्ह भी बचा, पार्टी पे उनका प्रभाव अब इस कदम के बाद बढ़ेगा कि अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब वो टूट कर उधर चले गए विधायक और सांसद दूसरी तरफ चले गए और उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली, तो फिर तो जो सांसद बचेंगे उनके पास टूटने और जुड़ने का विकल्प बहुत सीमित हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो 20 सांसद आए हैं उसमें और भी 1-2 सांसदों से बातचीत चल रही है, हो सकता है कि वो भी जुड़ जाए, देखने वाली बात है। तो फिलहाल ममता दीदी को उनके इससे ज़्यादा फायदा हुआ है इनके इस कदम से, और ये कदम उठाना पड़ा है। बीजेपी ही असली खिलाड़ी है इसमें, क्योंकि दिखाने के लिए बाहर से ये दिख रहा है कि ऐसे-ऐसे उनके सांसद और विधायक टूट रहे हैं। सांसद और विधायक किसके इशारे पे टूट रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं? मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अभिषेक बनर्जी की वहाँ पे दादागिरी चलती थी, तानाशाही चलती थी, तो क्या आज तक तो वो 15 साल से बर्दाश्त ही कर रहे थे ना। वो पार्टी तो 15 साल से वहाँ सत्ता में है, अस्तित्व में तो आई थी 1998 में, तब से तो पदाधिकारी जो पुराने जुड़े हुए हो वो बर्दाश्त कर रहे थे। अचानक उन्हें उनका स्वाभिमान जाग गया? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सत्ता में बड़ी ताकत होती है और उसी सत्ता के बदौलत पर्दे के पीछे से बीजेपी खेल कर रही थी। हर मामले में शुवेंदु अधिकारी भूपेंद्र यादव और वो अपने बॉस अमित शाह को लगातार बता रहे थे, पूरे डेवलपमेंट से अवगत करा रहे थे कि ऑपरेशन यहाँ तक पहुँचा है, और फिर जो है अचानक ये फैसला होता है किसी नए दल की तलाश करो, रातों रात उसमें करा दिया विलय, अपने को भी सुरक्षित कर लिया, उधर ममता दीदी को भी फायदा हो गया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।